हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर विंसम एजू क्लासेस में। हम सब जो है सीटेट परीक्षा के लिए भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है प्राचीन इतिहास को पढ़ना शुरू किया था। और हमने सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्योत्तर वंशों तक पढ़ चुके थे। ठीक, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको सिलेबस बता दूं और समझा दूं कि भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो अगर आप भारतीय इतिहास में देखते हैं तो हमारा सबसे पहले जो इतिहास को जो है तीन भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, इंडियन हिस्ट्री या एंशियंट इंडिया या एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया, और आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। इन्हीं तीनों भागों में जो है अपने इतिहास को बांट सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो शुरू से जहाँ से भी समय की शुरुआत मानी जाती है, वहाँ से लेकर 712 एडी तक, 712 एडी या कुछ लोग 1206 ईस्वी मानते हैं, जब मोहम्मद गौरी जो ने भारत पर कब्जा कर दिया था तब वो गुलाम वंश की नींव रखी थी, तब कुछ लोग वहां तक भी मानते हैं, तो उससे मतलब नहीं है। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक तथा आधुनिक भारत, यही तीन भागों में जो है हमारा इतिहास बटा रहता है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ अपने प्राचीन भारत के बारे में, तो प्राचीन भारत में हमें महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे चार पांच चीजें, जिनमें सबसे पहली चीज होती है आपकी सिंधु सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता। ठीक, उसके बाद दो नए धर्मों का उदय हुआ था, जैन और बौद्ध धर्म। एक महान साम्राज्य मगध साम्राज्य, इसमें ढेर सारे वंश, हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश तथा महत्वपूर्ण वंश एक मौर्य वंश। इसमें अशोक को पढ़ना था। मौर्य वंश के बाद, मगध के बाद मौर्योत्तर वंश, कि मौर्य वंश में के बाद क्या क्या हुआ। मौर्योत्तर वंश में ही हम विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद गुप्त वंश, तथा गुप्त वंश के बाद गुप्तोत्तर काल में भी हम कुछ वंशों को पढ़ते तथा एक अंतिम महत्वपूर्ण वंश बन गया था हमारा हर्षवर्धन का शासनकाल। इसी क्रम में हम सब दक्षिण भारत के भी कुछ वंशों को पढ़ते हैं, जिनमें पाल, पल्लव इत्यादि जो हैं महत्वपूर्ण वंश, चोल वंश, चेदी वंश, ये सारे वंशों को भी हम जो है पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमें यही सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखना रहता है। हम बात करें अगर मध्यकालीन भारत में, तो मध्यकालीन भारत जो है हमारा शुरू ही होता है, मध्यकालीन भारत की शुरुआत ही होती है आक्रमणकारी से। कौन कौन से आक्रमणकारी? एक अरब आक्रमणकारी और एक तुर्क आक्रमणकारी। इन्हीं दोनों आक्रमणों से जो है हमारे मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, जो कि 712 एडी में मुस्लिम धर्म के उदय के साथ ही मध्यकालीन भारत का उदय माना जाता है। तो जो हमें पढ़ना है इसमें महत्वपूर्ण चीजें इसमें क्या है कि दिल्ली सल्तनत काल आता है। ठीक, इसी में 5 वंशों ने शासन किया था: एक गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक, गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद आता है पगला वंश, तुगलक वंश, उसके बाद फिर आपका आता है सैयद वंश, तथा सबसे अंत में आता है लोधी वंश। इन 5 वंशों को पढ़ना है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण मुगल साम्राज्य देखना है हमें, तथा अंत में हमें जो है एक दक्षिण भारतीय साम्राज्य से विजयनगर साम्राज्य कहते हैं, उसे भी पढ़ना है। तो ये मध्यकालीन भारत में हम जो इतने टॉपिक्स को पढ़ते हैं। आधुनिक भारत की बात करें तो इन्हें इसे 2 खंडों में बांटा गया है, जिसमें एक खंड में हम मुगलों का पतन और अंग्रेजों का उदय पढ़ते हैं 1857 ईस्वी तक, उसी में हम 1857 की क्रांति को भी पढ़ते हैं, तथा एक टॉपिक में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो हमने अभी अपने इतिहास के वर्गीकरण को देख लिया। एक प्रागैतिहासिक काल, जो शुरू के टॉपिक थे मैंने ये छोड़ दिया था और सिंधु सभ्यता से ही कोर्स को शुरू किया था, ये भी एक झलक इन सब के ऊपर भी देख लेते हैं। तो इतिहास को, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया:
एक का नाम प्रागैतिहासिक काल रखा गया, एक का नाम आद्य ऐतिहासिक काल तथा एक ऐतिहासिक काल। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम सब जान देखें। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है कि उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं जिसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु कोई भी लिखित स्रोत या उस काल की कोई भी लिखित जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है, उसी काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आसान सा बात है। ये अवशेष हमें प्राप्त हुए थे परंतु कोई लिखित स्रोत नहीं था, अर्थात उस समय के लोगों को लिखने की जानकारी नहीं हुआ करती थी। ठीक। प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, एक है पूरा पाषाण काल, इसी काल में आग की खोज हुई थी। दूसरा है मध्य पाषाण काल, इस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। नव पाषाण काल, इसमें जो है कृषि की शुरुआत हुई थी। तो आप देख सकते हैं तीनों क्रम अनुसार मैंने सजा दिया है। पूरा पाषाण काल फर्स्ट नंबर, आग की खोज हुई। मध्य पाषाण काल सेकेंड नंबर, पशुपालन की खोज हुई। नव पाषाण काल थर्ड नंबर, कृषि की शुरुआत हुई। उसके बाद जो दूसरा इतिहास बनता है वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसमें इस काल के अवशेष भी प्राप्त हुए और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, परंतु लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। जो इनकी जो लिपि हुआ करती थी उसे अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। उनकी लिपि जो थी चित्रात्मक लिपि थी, भावात्मक लिपि थी, ना कि कोई अक्षरों द्वारा लिखा गया था। उसे पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के ही दो भाग हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में उसके अवशेष भी प्राप्त हैं एवं लिखित साक्ष्य भी मिले हैं हमें, और लिखित साक्ष्यों को क्या किया गया, पढ़ा भी गया है। इसी काल में हम इतिहास को पढ़ते हैं।